नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और बात करते हैं सियासी वार पलटवार के। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर वो बात करते नहीं दिखाई दे रहे और इसमें सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता शामिल हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, सपा हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल या फिर कोई और अन्य पार्टी। कहने का मतलब नेता वोट पाने के लिए जो नैरेटिव है वो सेट करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। देखिए हमारी एक खास पेशकश, सियासी वार और पलटवार। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया का 4 चरण पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही कुल 378 सीटों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं गुजरात की सूरत सीट से भाजपा उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन तय हो चुका है। अब तक के चुनावों में नेताओं के बयान खूब चर्चा में रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से बयानबाजी का इस्तेमाल अपने प्रचार में भी किया जा रहा है। कई नेताओं की टिप्पणियां तो चुनाव आयोग तक भी पहुंची हैं। पीएम मोदी के बयान चर्चा में। लगातार 10 साल तक केंद्र में सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहित तमाम नेता अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ ज्यादातर जोर विपक्ष की खामियां गिनाने और लोगों की भावनाओं से संबंध रखने वाले मुद्दों पर ही जोर देते हुए नजर आ रही हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि आम लोगों से संपत्ति को छीनकर मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीते दिनों जबरदस्त हमला बोला है। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने सियासी पारा गर्म कर दिया। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए कुछ वादों को लेकर सवाल किया था। कांग्रेस से सवाल भी किया कि क्या जनता की मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मंगलसूत्र, संपत्ति के बंटवारे और आरक्षण के मुद्दे को केंद्र में रखा हुआ है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? वार पलटवार में पीछे नहीं राहुल गांधी।
कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए खटाखट जाएगा और एक झटके में गरीबी से मुक्ति दिला देंगे। वहीं राहुल गांधी अपनी चुनावी जनसभाओं में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करो गैंग का अड्डा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सरगना है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी के बयान। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 8,500। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी। 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया साल का अंदर जाएगा इनसाइड। योगी पर केजरीवाल के बयान बने सुर्खियां। लोकसभा चुनाव का दौर अंतिम पड़ाव पर धीरे धीरे करीब आ रहा है। कदम दर कदम वादों और बयानों की झड़ी ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद और लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कई बड़ी बातें कही। केजरीवाल ने तो बड़ा दावा करते हुए ये तक कह डाला कि जिस तरह बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सहित तमाम नेताओं को खत्म कर दिया है, इसी तरह से अब बारी है योगी आदित्यनाथ की। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी को सत्ता मिली तो 2 महीने बाद ही योगी जी को हटा दिया जाएगा। सवाल उठता है कि आखिर योगी विपक्ष का निशाना क्यों है? दूसरी चीज, एक और चीज है, कल मैंने जो कहा कि वन लीडर वन नेशन का जो वन नेशन वन लीडर का जो उनका वो आइडिया चल रहा है, उसके तहत एक तरफ वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपनी सारी पार्टी के सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की, वसुंधरा राजे की, डॉक्टर रमन सिंह को राजनीति से गायब खत्म कर दिया, खट्टर साहब को कर दिया। और अब जब मैंने जनता से पूछा, सारी जनता बोली योगी जी का अगला नंबर है। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे। तो ये बात तो कल पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जा रहा है। जनसभाओं में अखिलेश चला रहे शब्द बाण। तो वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभाओं में कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने सेना में अग्निवीर लागू किया है। अगर फिर से सत्ता में आ गए तो पुलिस की नौकरी में भी अग्निवीर योजना लागू हो जाएगी। वो जनता से अपील कर रहे हैं कि जब वोट करने जाना तो बेरोजगारी व महंगाई को ध्यान में रखना। अखिलेश यादव ने चुनाव में कहा है कि 2024 का चुनाव संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। ये कोई चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है और जिस तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था उसी तरीके से ये 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान के भक्षक लोग हैं, और यहाँ जो मैदान में दिखाई दे रहे हैं वो तमाम वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा कर करके संविधान को बचाना चाहते हैं। शाह के निशाने पर इंडिया गठबंधन। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बात लगातार कह रहे हैं, यही कि भाजपा के 400 पार के नारे और संविधान बदलने को लेकर चल रही अटकलें गलत है। संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है।
हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। हमने 10 वर्षों में अपनी सीटों का उपयोग कैसे किया? अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, 3 तलाक को खत्म किया, राम मंदिर बना, यूसीसी लेकर आए। बहुमत के दुरुपयोग करने का इतिहास हमारी पार्टी का नहीं है। बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में सकारात्मक वोट पड़ रहा है। गृह मंत्री ने इस आकलन को खारिज कर दिया कि मतदान प्रतिशत में गिरावट बीजेपी के 400 पार के सफर में बाधा बनेगा। वो कहते हैं कि कम मतदान प्रतिशत विपक्ष के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, हमारे लिए नहीं। तो वहीं जनसभाओं में शाह के तेवर आक्रामक हैं। वो इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिए हुए हैं। कांग्रेस पर हमलावर योगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर है और कांग्रेस इस देश में सरिया कानून को लागू करवा देगी। जबकि उनके भाषण में अपने कार्यकाल के दौरान जनता के किए गए कामों का जिक्र ज्यादा होना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को गोमांस खाने की आजादी दिलाना चाहती है। सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर विवाद थम नहीं रहा कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत कर की वकालत करके एक नई बहस छेड़ दी। दरअसल पित्रोदा ने कहा था, अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को दे सकता है, 55% सरकार द्वारा ले लिया जाता है। ये एक दिलचस्प नियम है। ये कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। हालांकि पूरी नहीं, आधी ही। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने आगे कहा था, भारत में आपके पास ऐसा नियम नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा करनी होगी। पित्रोदा ने कहा, ये एक नीतिगत मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन का बांटना बेहतर होगा। इसके अलावा पित्रोदा ने नस्लीय टिप्पणी भी की थी, जिस पर खूब बवाल मचा। पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बात करते हुए कहा था कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, जो दक्षिण में लोग अफ्रीकी लगते हैं। पश्चिम भारत के लोग अरबी जैसे लगते हैं, उत्तर भारतीय गोर होते हैं। उनके इस बयान को भाजपा ने नस्लीय टिप्पणी बताया। इस बयान के बाद सैम पित्रोदा को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। 15 बनाम 15 सेकेंड। वहीं भाजपा प्रत्याशी माधवीलता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन पर जमकर निशाना साधा था। राणा ने बिना नाम लिए कहा था, छोटा भाई बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर हम दिखाते हैं हम क्या करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि छोटे भाई साहब, आपको तो 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाया तो छोटे बड़े को ये भी पता नहीं चल पाएगा कि वो कहां से आए और कहां गए। नवनीत के बयान पर ओवैसी का तोप वाला बयान। नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा था। उन्होंने कहा कि मैंने छोटे को बहुत समझाकर रोक रखा है, छोड़ दूं क्या? छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है कि छोटा क्या है? मेरा छोटा भाई तोप है, वो सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझाकर बैठाना पड़ता है। एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी के बाप की भी नहीं सुनता, सिवाय मेरे। मैंने रोक रखा है, वरना जिस दिन कह दिया कि मियाँ मैं आराम करता हूँ, तुम संभाल लो, तो क्या होगा?
वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके अरे छोटे को रोक के रखा हूँ। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियाँ मैं आराम कर दो, तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। 15 सेकंड का दिन को 15 सेकंड मुर्गी का बच्चा हूँ मैं। बोलो ना कहाँ पे आना आता हूँ मैं, तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊँ, तुम्हारे ऑफिस पे आऊँ, कहाँ पे आऊँ बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये, क्या है यहाँ पर। तेवर दिखाने में पीछे नहीं तेजस्वी। राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी एनडीए और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने पीएम के पुराने भाषणों और बिहार में पिछले दिनों सार्वजनिक सभाओं के दौरान किए गए वादों का एक ऑडियो क्लिप चलाकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। एक चुनावी रैली के दौरान सभा के सामने पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर से रिकॉर्डिंग चलाते हुए तेजस्वी ने कहा कि पीएम जैसे ऊंचे कद के नेता को सार्वजनिक जीवन में इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घरों में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई। गन्ना की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापिस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। राहुल और विक्रमादित्य पर कंगना की टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश की मनाली सीट से चुनाव लड़ रही अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक सभा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह पर विवादित टिप्पणी की थी। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा था कि एक पप्पू दिल्ली में है तो एक पप्पू हिमाचल में है। कंगना के बयान पर जबरदस्त भूचाल आया, वार पलटवार हुए और मामला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। अब्दुल्ला की एटम बम वाली चेतावनी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान में दावा किया था पीओके का भारत में विलय होगा। इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम भी है। उन्होंने कहा कि अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो आगे बढ़े, हम रोकने वाले कौन होते हैं। लेकिन याद रखें, उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। उनके पास परमाणु बम है और दुर्भाग्य से वो परमाणु बम हम पर गिरेगा।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर बार चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग नेताओं को इस बात की सख्त हिदायत देता है कि वो चुनाव प्रचार में किसी भी तरह की गलत बयानबाजी से दूर रहें और धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और संवेदनशील मुद्दों पर किसी तरह का भड़काऊ बयान ना दें। लेकिन नेता चुनाव आयोग की हिदायतों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। तमाम नेताओं के भाषणों को देखने के बाद ये बात समझ में आती है कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। चुनाव में जनता के जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है। जैसे युवाओं के लिए रोजगार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इस पर ज्यादा बात होती नहीं दिखती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।